हेलो गाइस। अनअकैडमी में अगर आप कुछ भी चीज परचेज करें तो झा सर कैपिटल में लिखना है, JHA झा, और SIR सर, राइट। ये पूरा कैपिटल में होगा। ये अगर आप लिखोगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, ह्यूज डिस्काउंट, राइट, अनअकैडमी के कोर्सेज में। और अभी अनअकैडमी की फीस जो है वो बढ़ रही है। 16 दिसंबर से पहले पहले चीज़ों को ज्वाइन कर लो अगर आपको ज्वाइन करना है कुछ भी तो, राइट। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में हाइक हो गया है और इंक्रीज हो रही है, तो ज्वाइन करो तुरंत। और ऑप्शनल 6 ऑप्शनल के कोर्सेज 8 दिसंबर को लॉन्च हो गए हैं और 4 ऑप्शनल के कोर्सेज 15 दिसंबर को लॉन्च हो गए। देखिए बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं और इसमें एक फायदा ये है कि एक बार जैसे ही अगर आपने ऑप्शनल की फीस पे करी वन टाइम, तो आप कोई भी ऑप्शनल जो है वो देख सकते हो, कोई भी ऑप्शनल, राइट, सभी। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार फीस पे कर रहे हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कोई भी देख सकते हो, राइट। तो ये इसके फायदे हैं, राइट। और आप ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। इनके बैचेस भी जो है वो शुरू हो रहे हैं 2022 और 2023 के। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी जो है वो काफ़ी सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर फ्री में टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, राइट। अनअकैडमी का कॉम्बैट जरूर जो है वो ज्वाइन करिएगा। हर संडे को होता है ये 11 बजे, राइट। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। 1 घंटे की पूरी एक्सरसाइज होती है, 56 क्वेश्चन की, 7 राउंड इसमें होते हैं। अगर इसको आपने जीत लिया तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है अनअकैडमी। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के क्विज होते हैं, राइट, मंडे टू फ्राइडे। और जनरल स्टडीज के क्विज भी होते हैं, राइट, रेगुलर बेसिस पर। तो इसको आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 दिसंबर, ये अलार्म लगा लो अपने अपने फोन में, 12 दिसंबर को 11 बजे, राइट, क्विज कंडक्ट होगा अनअकैडमी का, जिसको अगर आपने जीत लिया तो 100% स्कॉलरशिप तक आपको मिल सकती है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट होगा, राइट। और कोड आपको ध्यान में रखना है, क्या है कोड? झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। जब भी ज्वाइन करो इसको भी, यानी कि इस क्विज को भी ज्वाइन करो या अनअकैडमी जब भी आपसे कोड मांगे, तो एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, झा सर। हमेशा यही कोड डालना है, रेफरल कोड झा सर। और बाकी लोन वोन अगर चाहिए तो अनअकैडमी 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन भी ऑफर करती है, राइट, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो है वो ले सकते हैं। और बाकी ईएमआई पर भी आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब भी ज्वाइन करो झा सर को आप जो है वो डालिएगा, यानी कि कोड में। गाइस, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 2021 और 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। तो ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है नीलमणि फूकन को। और 2022 के लिए यह पुरस्कार मिला है दामोदर मौजो को। मैं एक बार और फिर से रिपीट करता हूं, 2021 के लिए यह पुरस्कार जो है वो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार असमीय साहित्यकार नीलमणि फूकन। और 2022 के लिए जो ये पुरस्कार मिला है ये कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को मिला है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली इससे रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 56 और 57 ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 और 2022 के लिए अभी रिसेंटली जो है वो दिया गया है, अनाउंस किया गया है। तो दैट्स वाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला है। तो हम डिस्कस करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में कुछ और बेसिक से फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, हमारी कंट्री का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखना है आपको। और ये लेखकों को दिया जाता है किस चीज के लिए? ये राइटर्स को दिया जाता है कि लिटरेचर में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए लेखकों को यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन यह भी बनता है कि यह पुरस्कार जिन लेखकों को दिया जाता है वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में लिखते हैं, तो उस पर्पस के लिए दिया जाता है क्या? तो हाँ, एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप मुझे बताएं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कि इंग्लिश लैंग्वेज में ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर्स को ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाता। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताएं जरा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वाले, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाले जो राइटर्स हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। प्लस और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तो क्या सभी की सभी इंडियन लैंग्वेजेस? तो नहीं, वो इंडियन लैंग्वेज जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल के अंदर है, तो वो सभी लैंग्वेजेस जो 8वें शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें उन लैंग्वेजेस में से अगर राइटर्स जो है वो लिखते हैं, राइट, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं,
तो उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि 8वें शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, और अगर आपको कुछ लैंग्वेजेस का नाम पता है तो वो लैंग्वेजेस भी लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर। और ये अवार्ड क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, बताएं। हाँ, ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। तो जानते हैं कि इस अवार्ड में क्या क्या चीजें जो है वो दी जाती हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज तो 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, एक सिटिएशन दिया जाता है यानी कि प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और माता सरस्वती की एक मूर्ति दी जाती है। किसकी मूर्ति? ब्रॉन्ज की, कांस्य की मूर्ति, जो विद्या की देवी है, वाग देवी यानी कि माता सरस्वती, उनको उनकी मूर्ति जो है वो दी जाती है इस अवार्ड में, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ये अवार्ड जो है वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है जो कि है भारतीय ज्ञानपीठ। तो ये पॉइंट्स हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने, डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। गाइज अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात का ये टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत डिटेल में जो है वो समझने वाले हैं अभी। हालांकि जो चक्रवात यानी कि साइक्लोन जो है वो आपके जीएस पेपर 1 स्टैटिक जनरल स्टडीज का ये टॉपिक है। अभी जो हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे इसमें ये समझेंगे कि अरेबियन सी पर इतने ज्यादा साइक्लोन्स हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। तो गाइज जनरल स्टडीज का अगर आपने ये साइक्लोन टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको तुरंत अभी के अभी मिल गया होगा। क्यों, कैसे मिल गया होगा? अगर नहीं मिला तो मैं आपको बता देता हूं, ये चीज हमेशा याद रखना कि साइक्लोन्स को एनर्जी कहां से मिलती है? टेम्परेचर, हीट से साइक्लोन को एनर्जी मिलती है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि साइक्लोन जो है वो कहां पर हमें देखने को मिलते हैं? किस एरिया पर, किस जोन पर हम लोग को साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं? क्या कहीं पर भी धरती पर कहीं पर भी साइक्लोन्स हो सकते हैं क्या? साइक्लोन्स आ सकते हैं क्या? या फिर एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां पर हमें साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, उस क्षेत्र के बाहर साइक्लोन्स नहीं देखने को मिलेंगे? बताओ जरा कौन सा वो क्षेत्र है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो एरिया है जिसे ट्रॉपिकल जोन हम लोग बोलते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन, इस क्षेत्र पर ही साइक्लोन, इस क्षेत्र पर, ओनली इसी क्षेत्र पर साइक्लोन हमें देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र पर, जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चले जाएं और आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चले जाएं और वहां पर खड़े होकर अगर आप ऊपर देखेंगे तो सूर्य जो है वो आपको आपके सर के ऊपर दिखाई देगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ओवरहेड सन सिर्फ इसी क्षेत्र तक दिखता है, बाकी इसके हायर लैटिट्यूड पे आप चले जाओ, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, ऊपर और चले जाओ, हायर लैटिट्यूड पर चले जाओ, तब वहां पर अगर आप खड़े होकर ऊपर देखोगे तो आपको सूर्य जो है वो आपके सर के ऊपर कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य आपको सर के ऊपर सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया पर ही दिखाई देगा। मतलब कि सूर्य अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर दे रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया के बीच। इसका साफ मतलब यह है कि यहां पर मौजूद जो पानी है वो ज्यादा तेजी से गर्म होगा, राइट, तेजी से गर्म होगा सूर्य के कारण। और साइक्लोन को जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है? टेम्परेचर, हीट, सूर्य की हीट से उसको एनर्जी मिलती है। अब बात समझे कि साइक्लोन क्यों, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है। आपने पहले से समझा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो अभी मैंने थोड़ा सा इसका एक आपको आइडिया दे दिया। बट आपका ये टास्क है, आप चाहें तो आज के आज ही साइक्लोन का टॉपिक जो है वो फिनिश कर दीजिए, राइट। या फिर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े होंगे, तो आपको वो ऑलरेडी ये वाला टॉपिक कवर करवा ही देंगे जीएस पेपर 2 का। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ यूपीएससी बैच में जुड़े हुए हैं तो उनका टॉपिक तो मैं ये ऑलरेडी जो है वो पहले मैं कई बार फिनिश करा ही चुका हूं, और अभी ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो ही जाएगा, राइट। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीजें देखो क्या है कि आर्टिकल आया है अरेबियन सी से रिलेटेड कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स इतने ज्यादा क्यों बढ़े हैं, राइट। तो ये चीज पढ़ने वाली नहीं है, पढ़ने वाली ये है साइक्लोन के कॉन्सेप्ट्स, कि साइक्लोन बनता कैसे, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, कहां पर बनता है, साइक्लोन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, राइट। और साइक्लोन, जैसे कि अगर हम बात करें, आप बताएं मुझे कि साइक्लोन, अब देखिए अभी हमने क्या चीज समझी, जैसे कि अरेबियन सी पर ये साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है। उसका कारण तो अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर लेवल धरती का इंक्रीज हो गया है। अब धरती का जब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हुआ है तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण हीट बढ़ गई है। और हीट, अभी हमने समझा कि हीट के कारण जितनी ज्यादा हीट होगी तो साइक्लोन जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि साइक्लोन्स को एनर्जी मिलती है हीट से, है ना।
अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि सर साइक्लोन्स तो हमें ज्यादातर समुद्र में देखने को मिलते हैं या पानी पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको तो एनर्जी चाहिए, राइट। वो पानी से उनको जो है वो एनर्जी मिलती है, क्योंकि ओशियंस पर ही आपको नजर आएंगे साइक्लोन्स। और जैसे ही साइक्लोन एक लैंड मास से टकराते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट से जब टकराएंगे, कॉन्टिनेंट पर आएंगे, धरती पर आएंगे, धरती मतलब इन द सेंस उस पे कॉन्टिनेंटल मास की अगर हम बात करें, और कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जमीन, राइट, लैंड, उस पर आएंगे तो वो अपनी एनर्जी खो देंगे। अब ऐसा क्यों? दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना आप लोगों के कि सर आपने बोला कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इसके कारण से साइक्लोन जो है वो डेवलप हो रहा है, बट हमने तो पढ़ा कि साइक्लोन जो है वो सिर्फ समुद्र पर ही जो है वो बनते हैं, बट टेम्परेचर लेवल तो यहां का भी इंक्रीज हो रहा है, राइट, हर जगह का इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिनेंट का भी इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल पूरी धरती का इंक्रीज हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अब मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने साइक्लोन की क्लास करी हुई है और ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपने आधी अधूरी क्लास करी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बात को समझिएगा, इसके पीछे जो लॉजिक लगता है वो कौन सा लॉजिक लगता है? इवापोरेशन का। अब आप मुझे बताएं कि आप एक, जैसे कि आप एक रेत को लिया है, रेत को लेकर आ जाइए आप, राइट, धरती की अगर हम बात करें, लैंड की अगर हम बात करें, लैंड गर्म होती रहेगी तो क्या उसके ऊपर से, जैसे कि आप एक तरफ पानी को गर्म करो और एक तरफ आप जैसे मान लेता हूं मैं रेत को गर्म करो, तो इवेपोरेशन कहां पर होगा? पानी पे होगा ना। आप पानी के ऊपर देखोगे बुलबुले निकलते हुए आपको नजर आएंगे, ऊपर आपको भाप जो है वो उड़ती हुई नजर आएगी। इस पे भी, लैंड पर भी आपको भाप दिखेगी, बट उसके ऊपर मौजूद जो एयर है वो ही ऊपर जाएगी। बट पानी के केस में पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, राइट, पानी जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा। इवेपोरेशन पानी का हम लोग को देखने को मिलेगा, होगा कि नहीं होगा? तो जब ये पानी इवेपोरेट हो रहा है, ऑलरेडी वहां पर हवा है। अब आप बात को ध्यान से समझिएगा, इमेजिन करिए पूरी चीज को। ये पानी है, पानी आपने जो है वो गर्म किया, लेट से ओशियन का पानी आप गर्म कर रहे हो, उससे इवेपोरेशन निकल रहा है। अब साइड से भी तो हवा चल रही है ना, विंड तो आ ही रही है, विंड आ रही है काफी सारी। हम लोग को परमानेंट विंड्स जो है वो देखने को मिलती हैं, ये वाली चीज भी आपको पता होगा, राइट, परमानेंट विंड्स लगातार वेस्टर्ली, ईस्टर्लीज वगैरह। भाप बन रही है, भाप ऊपर की तरफ जा रही है, विंड आ रही है, और धरती हमारी क्या हो रही है? गोल घूम रही है। दीज आर द फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? साइक्लोन बनने के लिए। साइक्लोन का जब आप टॉपिक प्रॉपर तरीके से जीएस में पढ़ोगे तो आपने एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन और क्लॉकवाइज साइक्लोन जो है वो कैसे होते हैं ये भी आपको पढ़ना है ना, कि ये क्यों बनते हैं। तो ये धरती के मूवमेंट के कारण बनते हैं। धरती का मूवमेंट है, अब धरती के मूवमेंट जो हो रहा है तो वो क्या, वो हवा को भी जो है वो कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो समुद्र की भाप ऊपर गई, धरती की हवा आई, धरती की हवा ने आकर क्या किया? उसको एक राउंड शेप दे दिया, और ये चीज कंटिन्यू होती गई, कंटिन्यू होती गई, तो क्या हुआ? भवंडर बन गया। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है सिविल सर्विसेज के लिए, राइट। तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलो लेट्स कम बैक टू द करंट अफेयर्स टॉपिक, क्योंकि एक्चुअली करंट अफेयर्स में जो आर्टिकल आया उस आर्टिकल में एक्चुअली जो चीज मेंशन है वो ये है कि अरेबियन सी पर साइक्लोन जो है वो बढ़ गए हैं। तो वी नो अबाउट इट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बट अंटिल अनलेस आप साइक्लोन के बारे में नहीं पढ़ोगे, साइक्लोन के बारे में अच्छे से नहीं समझोगे, तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, और ये फिर आपका टॉपिक आधा अधूरा है, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है फिर ये टॉपिक, राइट। आप क्योंकि सिविल सर्विसेज का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके स्टैटिक पोर्शन से भी उसको कवर करो। तो आपके लिए आज एक टास्क है कि आप साइक्लोन का चैप्टर आज ही जो है वो फिनिश करें, आज ही रीड करें। अगर आप किसी कोचिंग संस्था से हैं तो आपको करवा दिया जाएगा, और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं यूपीएससी बैच के अंदर तो आपको तो मैं करवाऊंगा ही, राइट। चलिए हम लोग जो है आगे डिस्कस करते हैं। तो एक एनालिसिस पास्ट डेटा ऑफ साइक्लोन्स की, राइट, एक सामने आई, एक अध्ययन हम लोग को देखने को मिला, या एक आप कह सकते हैं कि विश्लेषण हम लोग को देखने को मिला, जिसमें 1891 का डेटा रखा गया और 2020 का डेटा रखा गया, और ये चेक किया गया कि साइक्लोन की इंटेंसिटी क्या है अरेबियन सी के ऊपर। तो ये चीज सामने आई कि जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जो है साइक्लोन्स की, चक्रवात की, वो बढ़ गई है। यहां पर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है वो हम लोग को अरेबियन सी के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर साइक्लोन्स जो है वो ओमान, यमन, यहां पर जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, या फिर वहां पर आकर अपनी एनर्जी जो है वो खो देते हैं। तो बहुत ही कम साइक्लोन्स यहां तक आ पाते हैं। और हालांकि आपको बता दें कि हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, कौन सा, बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है,
वो थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल है, उसको ज्यादा खतरा है, वो संवेदनशील है। वहां पर जो साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो अत्यंत गंभीर चक्रवात, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स वहां पर आते हैं। इसलिए आपने सुना होगा अक्सर न्यूज कि ओडिशा में चक्रवात आया उसने तबाही मचा दी, वेस्ट बंगाल में चक्रवात आया उसने तबाही मचा दी, तो आपने सुने होंगे, ऐसी ऐसी न्यूज आती रहती है ना। बट हालांकि वहां पर भी जो फ्रीक्वेंसी है सीवियर या फिर इस टाइप के साइक्लोन्स की, जो बहुत ही ज्यादा सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, राइट। तो ये एक चीज अच्छी है। अब देखिए, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग लिखकर बताएं। साइक्लोन्स बढ़ गए हैं अभी, तो मौत के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? साइक्लोन्स बढ़ गए हैं, उसके कारण मौत के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? जनरल पब्लिक का आंसर होगा बढ़ेंगे। बट सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड है मेंस के आंसर की आपके, कि जब आप मेंस का आंसर लिखें तो आपको हर डायमेंशन को उसमें ऐड करना है और हर तरीके से चीजों को सोचना है। अभी तो आपको पता लग गया कि साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है, साइक्लोन्स बढ़ गए हैं, बट जनरली आम जनता का दिमाग चलता है कि अरे यार साइक्लोन बढ़ गया मतलब कि और मौतें होंगी और प्रॉपर्टी का डैमेज होगा। बट ह्यूमंस टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है। ह्यूमन को पता है, ह्यूमन के जो सिस्टम्स हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसके तहत ह्यूमंस को, अथॉरिटीज को पहले से ही अलर्ट मिल जाता है। कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, आप ऐसी डिस्ट्रिक्ट में है जो कोस्टल एरिया पर है, आपके पास साइक्लोन आने से पहले अलर्ट आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप तुरंत तैनात कर लोगे अपने पूरी तुरंत जो है वो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है उनको तैनात कर दोगे, तुरंत जो है वो उनको भेज दोगे आप कि वहां पर पूरी व्यवस्था जो है वो करे। आप ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आप वहां पर पहुंच जाओगे, उस जगह पर, उस स्थान पर जहां पर साइक्लोन आने वाला है। वहां से जो लोग हैं, कम्युनिटीज, उनको हटाओगे, वहां से उनको दूर जो है वो करोगे। फिर आप क्या करोगे, अब आपने देखा कि यार एक पर्टिकुलर लोकेशन पर साइक्लोन्स का खतरा है, आप क्या करोगे, आप टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बिल्डअप कराओगे जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट होंगे, कि अगर साइक्लोन्स आता है, डिजास्टर होता है, उसके कारण उन स्ट्रक्चर को अगर डैमेज होता है तो हम उसको जल्दी दोबारा से खड़ा कर लें। तो दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी ह्यूमंस बना चुके हैं। तो इसीलिए साइक्लोन्स की तीव्रता बढ़ गई है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई है, बट देन टू डेथ के केसेस गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट जो है वो कर लिया है। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स है जिसके तहत हमें पहले से ही अलर्ट जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके की तैयारी डिमांड करता है यूपीएससी, राइट। तो ऐसी तैयारी करो आप कि हर डायमेंशन को कवर करना है, हर तरीके से चीजों को सोचना है, राइट। फिर हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, और गृह मंत्रालय जो है हमारी, तो उन्होंने भी इफेक्टिव तौर से काम करना शुरू कर दिया। उनके भी ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो जिसके कारण से डैमेजेस जो है वो काफी कम हो गए हैं, राइट। कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण से अरेबियन सी पर साइक्लोन्स इतने ज्यादा बढ़ गए? तो आपको पता है टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। तो सरफेस टेम्परेचर जो अरेबियन सी का है वो बढ़ गया है पिछले 100 सालों में, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना। एंड टेम्परेचर आज की डेट में 1.2 डिग्री से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू लास्ट 40 ईयर्स। पिछले 40 सालों में, पिछले 4 दशकों में, 4 डिकेड्स में टेम्परेचर लेवल 1.2 डिग्री से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, राइट। और वार्मर टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलता है। और जो गर्म टेम्परेचर जो होता है वो एक्टिव कन्वेक्शन को सपोर्ट करता है। किसको? एक्टिव कन्वेक्शन को। संवहन प्रक्रिया में तीव्रता जो है वो लेकर आ जाता है, इसके कारण हैवी रेनफॉल होती है, राइट। इंटेंस साइक्लोन्स होते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि साइक्लोन के किस एरिया पर सबसे ज्यादा बादल होते हैं? ये भी एक टॉपिक है, यानी कि आपके साइक्लोन्स के अंदर ही ये चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने साइक्लोन्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो आज आपको पढ़ना है, दैट इज योर टास्क, राइट, जनरल स्टडीज का। और जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, ये हेल्प कर रहा है अरेबियन सी को कि अरेबियन सी साइक्लोन बनाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर राइज होगा, अरेबियन सी पर इवापोरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉपर कंडीशन बनेगी कि जहां पर साइक्लोन जो है वो बन सके, डेवलप हो सके। तो साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है ये बढ़ता हुआ सी सरफेस का टेम्परेचर। और अरेबियन सी भी जो है वहां पर विंड हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिलती है, राइट। तो इसके कारण भी साइक्लोन जो है वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर एक साइक्लोन आया था
ओक्ची ओक्ची साइक्लोन या ओखी ऐसा करके जो है उसको प्रोनाउंस किया जाता है। ये जो साइक्लोन हम लोग को देखने को मिल रहा था कि ये बे ऑफ बंगाल में आया था, बट बे ऑफ बंगाल से इसने अपना मूवमेंट अरेबियन सी की तरफ जो है वो ले लिया बिकॉज ऑफ विंड, हवा के कारण। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते साइक्लोन जो है वो बनते हैं। धरती का मूवमेंट, सूर्य की हीट, ग्लोबल वार्मिंग भी अब ले लो, एक और नया फैक्टर जिसके कारण से साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है, राइट, विंड। तो बहुत सारे तमाम कारण हैं जिसके कारण से साइक्लोन जो है वो बनते हैं, राइट। तो ये चीज है। और साइक्लोन के नेमिंग्स की अगर हम बात करें तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक। तो एशिया और पैसिफिक वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर अगर हम बात करें हमारी स्पेशली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की, तो वहां पर जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उनके नाम जो है वो दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने दिए थे, 27वां सेशन जो है वो उसका हुआ था। इसे पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पीटीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था सन 2000 में ओमान के मुस्कट में, राइट। तो वहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी नाम दिए थे कि इन जगहों पर, यानी कि इन क्षेत्रों पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन्स बनता है तो उसके क्या नाम होंगे। तो जैसे अलग अलग नाम होते हैं ना साइक्लोन्स के, तो वो बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज जो है वो नाम इस प्रकार से साइक्लोन्स के लिए दे देती है कि हमारी तरफ से ये प्रपोजल है, इसका नाम जो है वो ये रख दो, ये फलाना रख दो, राइट। कैटरीना रख दो, एक कैटरीना करके भी था, पता है एक आपको, राइट। अगर आप काफी समय से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा, वाली बात भी, राइट। बहुत सारे नाम है ऐसे इस प्रकार के साइक्लोन्स के। तो क्वेश्चन आ जाए कि साइक्लोन्स के नाम जो है वो कौन डिसाइड करता है, तो ये कंट्रीज ही डिसाइड करती है, प्रपोजल डालती है किसको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास। फिर एक लिस्ट बनती है जिस लिस्ट में अलग अलग कंट्री जो भी प्रपोज करती है नाम उसको रख दिया जाता है। फिर नेक्स्ट साइक्लोन जो भी उस क्षेत्र पे आता है तो उसका नाम जो है वो कंट्री का जो है वो करा दिया जाता है। हालांकि ये चीज उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये चीज बस थोड़ा ध्यान में रखना कि उसके लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हम लोग को नॉर्थ इंडियन ओशन पर देखने को मिलते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सितंबर 2004 में, और नाम प्रपोज किए गए थे 8 मेंबर स्टेट्स के द्वारा, राइट, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थे, जो कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये जो कंट्रीज हैं ये नाम प्रपोज इन्होंने फिर करना शुरू किया था। अलग अलग कंट्री अलग अलग नाम प्रपोज करती है, फिर वो एक ऑर्डर में अल्फाबेटिकल जो कंट्रीज होती है ना उसके अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर दिया जाता है, और उनके नाम जो है फिर अलग अलग साइक्लोन्स के लिए यूज में लाए जाते हैं, राइट, या नेम कर दिया जाता है, नेम घोषित कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर साइक्लोन का एक कंट्री के प्रपोजल जो लिस्ट होती है उसके नाम के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये चीज उतना कुछ खास नहीं है, आप लोग के लिए जानना, बस इतनी चीज सफिशिएंट है। और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये जो सेंटर है, ये जो केंद्र है, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली का, ये जिम्मेदार होता है किस चीज के लिए, जितने भी साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आते हैं तो उसका नाम क्या होगा वो देने के लिए, राइट। तो ये चीज है। और टोटल 6 ये सेंटर्स हैं, रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स पूरे दुनिया भर में, जिसमें से एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और 5 और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। गाइस अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में। तो इसकी फर्स्ट सिटिंग को 75 ईयर्स हो गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, इसमें भारत के अलग अलग हिस्सों, भिन्न भिन्न बैकग्राउंड और यहां तक कि अलग अलग विचारधाराएं, मतलब आइडियोलॉजीज के व्यक्ति मौजूद थे और एक साथ एकत्रित हुए थे, और इन्होंने हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था, सहयोग दिया था, राइट। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जानी चाहिए, इसका आइडिया पहली बार किसने रखा था, तो M.N. रॉय के द्वारा रखा गया था। तो ये पॉइंट याद रखना। 1935 में, 1935 का ईयर था, हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इन्होंने पहली बार ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर भारत के लिए एक संविधान बनाने हेतु
एक संविधान सभा की मांग की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में पहली बार डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये चीज है, याद रखिएगा, दोनों ही चीज है, आप ध्यान में रखना। इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी डिमांड आईएनसी ने कब करी? 1935। दूसरा क्वेश्चन, आईएनसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड कब करी? 1935। दैट इज आंसर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ईयर वाइज क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के संबंध में जोरदार स्टेटमेंट देते हुए कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। पहला पॉइंट कि फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए वो किसी भी बाहर जो कंट्री है यानी कि दूसरी कंट्री जो है उसके इन्फ्लुएंस से नहीं बनना चाहिए। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ही बनाएंगे। क्लियरली इस स्टेटमेंट में ये मैसेज जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। इसमें एक और चीज उन्होंने कही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाएगी अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए एक संविधान। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया, मतलब कि आउटसाइडर्स का कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा किनके द्वारा? इंडियंस के द्वारा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, राइट। जैसे ही हमारी कंट्री में जब हम अडल्ट होते हैं यानी कि 18 इयर्स की उम्र जैसे ही हमारी जो है वो क्रॉस होती है तो हमारे पास अधिकार आ जाता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, है कि नहीं? तो आप सभी लोगों ने वोट डाला होगा, काफी सारे लोग होंगे, अभी छोटे भी होंगे जो ये लेक्चर जो है वो सुन रहे होंगे, राइट। तो और बहुत अच्छी बात है, जितनी कम एज से आप जो है वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लो, जितनी कम एज पे क्रैक कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब एलिजिबिलिटी तो ऑब्वियस ही बात है कि ग्रेजुएशन तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद आप क्रैक कर लो तो बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक से जो है वो रिटायर होगे, मजा आ जाएगा, राइट। पावर, अच्छी पावर जो है वो देखने को मिलेगी आपको। चलिए एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है ये ब्रिटिशर्स ने कब एक्सेप्ट करी? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर आपको दिया है, देखते हैं किसको पता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसके द्वारा उठाई गई थी? यानी कि जैसे अगर मैं आंसर दे दूं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठाई थी, कब उठाई थी बताओ, कौन से ईयर में? अभी बताया। तो 1940 में आकर, 1935 में आप लोगों ने आंसर दिया होगा, फिर 5 साल बाद 1940 में आकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो ब्रिटिश ने पहली बार एक्सेप्ट करी थी अगस्त ऑफर के थ्रू, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि अगस्त ऑफर जो है वो कब का है? 1940 का। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के एज इट इज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस में। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करो, पहले अगस्त ऑफर पहले आया कि आईएनसी ने जो है वो डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से बारीकी से इस टॉपिक को जो है वो देखना है, फैक्ट्स को देखना है, ध्यान रखना है। एंड इवेंचुअली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर आगे चल के एस्टैब्लिश हुई और कैबिनेट मिशन प्लान के प्रोविजन के तहत, जो कि 1946 में हमें देखने को मिला था। तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 का, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके तहत फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो है वो एस्टैब्लिश हुई। कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। तो टोटल स्ट्रेंथ कोई मुझे बता सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी थी? तो याद रखना 389 सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट जो आई थी वो प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से आई थी। मतलब कि ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीट्स का आवंटन किया गया था। 292 सीट्स एलोकेट की गई थी ब्रिटिश इंडिया के लिए, और ये जो 292 सीट जो थी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस, गवर्नर शासित प्रांतों, और 4 जो सीट्स आई थी यानी कि 11 गवर्नर प्रोविंस से और 4 जो आई थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आई थी, मुख्य आयुक्त शासित प्रांतों से जो है वो आई थी। मतलब यानी कि ये सीट्स वहां से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आए थे, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। एंड सीट जो एलोकेट की गई थी वो जो स्टेट है यानी कि वो जो प्रोविंस है वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, राइट, जो पॉपुलेशन है वहां की उसके आधार पर जो है वो एलोकेट की गई थी।
तो सीट्स वर एलोकेटेड बेस्ड ऑन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। सीटों का आवंटन संबंधित प्रांतों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया था, राइट। और सीट्स एलोकेट जो की गई थी हर एक ब्रिटिश प्रोविंस को, यह डिसाइड की गई थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज के द्वारा, मुस्लिम्स, सिख और जनरल। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हर एक ब्रिटिश प्रोविंस को जो सीट्स एलोकेट की गई थी उसे 3 प्रमुख समुदाय जो हमें देखने को मिलते हैं, कम्युनिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनके अमंग जो है वो डिसाइड किया गया था। यानी कि सीट्स में ये 3 कम्युनिटीज के मेंबर जो है वो होंगे, मुस्लिम, सिख और सामान्य जनरल, राइट। हिंदू इसमें यूज नहीं किया, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, राइट। और हिंदू इन जनरल सभी कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती है अपार्ट फ्रॉम सिख, और अगर हम बात करें इनकी मुस्लिम्स, राइट। तो ऐसा जो है वो माना गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुने गए थे। एंड रिप्रेजेंटेटिव हर एक कम्युनिटी के ये इलेक्ट किए गए थे उसी कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन जो हुआ था, पहली बात तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हम लोग को देखने को मिलता था, डायरेक्ट पब्लिक ने चुना नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लो कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। बट क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उस समय हुआ करता था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या आज की रेट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है? क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इलेक्शन होते हैं क्या हमारी कंट्री में? तो नहीं। क्या ऐसा होता है कि हमारी कंट्री में कि एक कम्युनिटी अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, सिर्फ उसी के लिए वोट जो है वो डालेगी? नहीं होता ना ऐसा। हमारी कंट्री के अंदर इन जनरल हम लोग को देखने को मिलता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज जो है वो किया जाता है कि सभी लोग जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ अपना वो दे सकते हैं, राइट। वोट जो है वो डाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज राइट टू इक्वलिटी के अंदर आपने पढ़ी होगी। तो ये सब स्टैटिक पोर्शन की कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ये सब कुछ फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। और वोटिंग जो थी वो किस मेथड के आधार पर थी, अगर ये चीज पूछ लिया जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक तरीके से मतदान किया जाना था। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का था। और जो देसी रियासतों यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, इनके जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, इनका चयन इन्हीं रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया था, प्रिंसली स्टेट्स के हेड द्वारा किया गया था। मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रिंसली स्टेट के अंदर जो राजा जो थे यानी कि जो हेड जो थे, प्रमुख जो थे, तो उन्होंने डायरेक्टली अपने एक व्यक्ति को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंट कर दिया था। तो इस तरीके से चीज को आप समझो, राइट। एंड कुछ ऑब्जर्वेशन इस कंपोजिशन से रिलेटेड क्या थे, तो ये एक्चुअली जो बॉडी थी ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। मतलब प्रिंसली स्टेट की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर्स आए थे, और ब्रिटिश स्टेट जो हम लोग को देखने को मिलती थी, या फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश प्रोविंस, तो वहां से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग को देखने को मिले थे उसमें भी हमें देखने को मिला था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, कम्युनिटीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो चुनकर भेजा था, राइट। और इनडायरेक्ट इलेक्शन हम लोग को प्रोविंशियल असेंबलीज पर देखने को मिले थे, राइट, हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, राइट। तो ये चीज भी थी कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी, जो प्रोविंसेस जो थी, तो वहीं पर ही मतलब जो लोग प्रोविंशियल असेंबली में चुने गए थे तो वो तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो चुने गए थे, और कम्युनल असेंबली ने आपस में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक सदस्य को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट करके भेज दिया, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो एक इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन था, बट इसके अंदर सभी सेक्शन जो थी सोसाइटी की उसका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला था, यानी कि हर धर्म के लोग यहां पर शामिल थे, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो काफी सेक्युलर बॉडी थी और प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी के अंदर हमें देखने को मिला था, यानी कि लोगों का। एंड मुस्लिम लीग जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था पहली मीटिंग्स के दौरान, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये चले थे। आखिरी सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और संविधान सभा द्वारा नई विधायिका के गठन होने तक अस्थायी विधायिका के रूप में इसने कार्य किया था। मतलब कि जब तक एक नई पार्लियामेंट का गठन नहीं हुआ, एस्टैब्लिश नहीं हुई, तब तक कानून बनाने का कार्य जो था वो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था,
तो इस तरीके से आप चीज समझिए। एंड मेजर वर्क जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया, पहली बात तो इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में उसको इन्होंने वेरीफाई किया, राइट, उसका वेरिफिकेशन किया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही किया गया। हम लोग जो कॉमनवेल्थ के जो पार्टनर बने हैं या मेंबर बने हैं, उसका डिसीजन लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को, और इवन 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया गया। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया पहले प्रेसिडेंट के तौर पर इंडिया के। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ आलोचनाएं भी है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि इसको कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि जो मेंबर्स जो आए थे वो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं हुए थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन था? तो पब्लिक ने उस प्रोविंस या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आप कह सकते हो, जैसे कि हमारी स्टेट, इस तरीके से आप चीज को समझिए, जैसे हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, अब लोगों ने स्टेट के एमएलए को चुना, ठीक है, लोगों ने स्टेट के एमएलए को चुना, और एमएलए ने आपस में मिलकर उनमें से एक मेंबर को चुनकर या जितने भी मतलब मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और प्रोविंस, तो उन्होंने एक मेंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट कर दिया या सिलेक्ट कर दिया, राइट, और उनको भेज दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इस प्रकार से इलेक्शन हम लोग को देखने को मिला था। और ये हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, राइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऑर्डर के द्वारा ये बनाई गई थी, ब्रिटिश ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी, राइट, तो इसलिए इसको सॉवरेन बॉडी, संप्रभु निकाय जो है वो नहीं कहा गया है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेटमेंट आएगा, यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट पूछती है, आजकल स्टेट सिविल सर्विसेज में भी स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो लिखा हुआ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी थी, तो वो स्टेटमेंट होगा गलत। वो सॉवरेन बॉडी एक संप्रभु निकाय जो है वो नहीं थी, वो ब्रिटिश ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी। एंड इसने बहुत ज्यादा समय ले लिया, कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और इसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर थे, तो डोमिनेंट जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी। लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे भारी मात्रा में, राइट, और भारी मात्रा में हिंदू इसके अंदर हम लोग को देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से इसका क्रिटिसिज्म जो है वो किया जाता है। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब न्यूजीलैंड की बात करेगा इस, तो न्यूजीलैंड में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है 2008 के बाद, अब वो लाइफ टाइम तक सिगरेट नहीं पी सकते या सिगरेट न्यूजीलैंड में खरीद नहीं सकते। न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है कि 2008 के बाद जो भी लोग न्यूजीलैंड के अंदर पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी उम्र 14 या उससे ऊपर की है, अब वो सिगरेट परचेज नहीं कर सकते न्यूजीलैंड के अंदर। तो सिगरेट्स को परचेज करना बैन कर दिया उन लोगों को जो युवा हैं, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, राइट। तो कोई भी युवा जो है वो अब सिगरेट या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स भी परचेज नहीं कर सकता अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए न्यूजीलैंड के अंदर। और न्यूजीलैंड सरकार जो है गाइस, इसने बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून ये लेकर आई है, जो कि शुरू होगा 2022 के एंड से, राइट। और विश्व में लागू सभी कानूनों में सबसे सख्त है ये कानून, और इस देश के असमान रूप से प्रभावित माओरी आदिवासी आबादी पर केंद्रित व्यापक योजना का हिस्सा है। देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। न्यूजीलैंड के अंदर एक कम्युनिटी, कभी कभी डायरेक्टली इस कम्युनिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो कम्युनिटी है, कौन सी जो आदिवासी समुदाय जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, माओरी, राइट, जो कि माओरी ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि इफेक्टेड है न्यूजीलैंड के अंदर। और उस चीज को देखते हुए न्यूजीलैंड ने सिगरेट को जो है वो बैन कर दिया है। तो आपको बताना है कि ये जो कम्युनिटी जो है उसका नाम क्या है, तो माओरी कम्युनिटी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाते हैं, तो माओरी जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, माओरी कम्युनिटी। अब माओरी कम्युनिटी के बीच में ये देखा गया कि बहुत ज्यादा इनके जो युवा जो थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, टोबैको प्रोडक्ट्स का इंटेक कर रहे थे, जिसके कारण से लंग कैंसर के चलते उनकी डेथ के केसेस बढ़ गए थे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए एक मेजर कदम जो है वो न्यूजीलैंड सरकार ने उठाया है। न्यूजीलैंड पहले से ही उन 17 देशों में से है जहां बिना मसाले की सिगरेट की पैकेजिंग अनिवार्य की गई है। अब बिना मसाले के सिगरेट का मतलब वो नहीं कि मसाला,
मसाले की बात हो रही है सिगरेट के अंदर, बोलते ना कि यार मसाला देना जरा, जो गुटखा तंबाकू खाने वाले मसाला बोलते हैं ना कि मेरे ख्याल से जर्दा को ये मसाला बोलते हैं, ये वो बात नहीं हो रही है, ये पैकेट की बात हो रही है। मसाला मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट कर दिया, मिर्च मसाला डाल के अट्रैक्ट किया लोगों को, है ना, कि सिगरेट पियो, आए हाय मजा आ जाएगा, राइट। तो वो वाली चीज जो होती है ना, मिर्च मसाला डाल के, राइट, एक बार एक कश तो लेकर देखो, वो उस टाइप की जो लाइनें होती हैं कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो अट्रैक्ट करती हैं, तो इन्होंने वो सब बैन कर दिया। यहां पर सिगरेट के पैकेट जो है वो प्लेन पैकेट है, प्लेन पैकेट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ब्रांड एडवर्टीजमेंट नहीं, राइट, प्लेन पैकेट। तो ये इन्होंने शुरू कर दिया, राइट। तो इसको कहा गया है कि बिना मसाले का सिगरेट पैकेजिंग, राइट, यानी कि प्लेन पैकेट्स सिगरेट के। और न्यूजीलैंड में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनको तंबाकू नहीं दिया जाएगा, इसमें न्यूजीलैंड के अंदर पहले से ही ये चीज है। लेकिन सरकार का मानना है कि 2025 तक नेशनल अडल्ट स्मोकिंग रेट, राष्ट्रीय व्यसक धूम्रपान दर 5% से कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये उपाय पर्याप्त नहीं है। तो न्यूजीलैंड को लगा कि अभी इन्होंने जो 18 इयर्स से कम की उम्र के जो बच्चे हैं या युवाओं की अगर हम बात करें या टीनेजर्स की बात करें मेनली, तो उनमें सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको से रिलेटेड जो बिक्री, जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो आते हैं, तो वो उनको ना मिल पाए, उन तक एक्सेस ना पहुंच पाए, इसलिए इस चीज को पहले ही बैन कर दिया था। बट इनको लगा कि यार इससे जो है वो फायदा नहीं होगा, इससे हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे कि युवाओं के बीच में जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि टोबैको के केसेस जो बढ़ रहे हैं, राइट, टोबैको इनटेक करने के कारण जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, लंग कैंसर से होने वाली मौतें जो बढ़ रही हैं, तो उसको इनको रिड्यूस करना है। तो ये बेसिकली कदम जो है वो उठाया न्यूजीलैंड ने। ये देखा कि यार ये इस तरीके से जो चल रही है तो उसमें हम अपने 2025 तक के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अब से 14 साल या उससे ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति अब सिगरेट जो है वो नहीं पी पाएगा न्यूजीलैंड के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व स्वर्ण परिषद, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में कि ये है क्या। तो काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बुलियन ट्रेड इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, भारत में बुलियन ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है बुलियन ट्रेड इन इंडिया की रिपोर्ट किसने रिलीज करी, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया के अंदर 2016 से 2020 के बीच में 86% गोल्ड की सप्लाई जो है वो देखने को मिली, यानी कि गोल्ड का इंपोर्ट हमने 86% और गोल्ड सप्लाई जो है या इंपोर्ट जो है वो उसका करवाया है, राइट, हाई इंपोर्ट ड्यूटी होने के बावजूद। और पहली ड्यूटी हाइक जो हुई थी गोल्ड में, यानी कि गोल्ड में जो टैक्सेस जो बढ़े थे, ड्यूटी हाइक्स यानी कि टैक्सेस जो बढ़ गए थे, वो 2012 में बढ़े थे। और इंडिया ने उस समय कुछ 6,581 6,581 टन गोल्ड जो है वो इंपोर्ट कराया था। और एवरेज तौर पर अगर देखें तो 730 टन पर एनम के हिसाब से इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट कराया था उस समय, जिस समय गोल्ड के टैक्सेस जो है वो बढ़ गए थे, राइट। गोल्ड की जो ड्यूटीज हैं उसमें हाइक हो गई थी। और 2020 में इंडिया ने इंपोर्ट किया 377 टन गोल्ड बार्स को 30 कंट्री से, और इन 30 कंट्री में से 55% गोल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा गोल्ड 2 कंट्री से उठाया गया, स्विट्जरलैंड से सबसे ज्यादा 44% और यूएई से 11%। तो सबसे ज्यादा गोल्ड हमने जो उठाया है वो स्विट्जरलैंड से उठाया है। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और पिछले 5 सालों में गोल्ड इंपोर्ट जो है वो 30% तक जो है वो हाई हो गया है, बढ़ गया है, राइट। और ये रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग को चीजें जो है वो देखने को मिली, बुलियन ट्रेड इन इंडिया, तो इसकी रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो जिसमें ये सब पॉइंट्स जो है वो मेंशन्ड है। अच्छा, अब थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं गोल्ड और इकोनॉमी के बारे में, सोना और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो गोल्ड जो है गाइस वो एक करेंसी के रूप पर भी काम करता है, राइट। ये इतना स्ट्रांग है कि ये कहीं पर भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज अ करेंसी के ऑल्टरनेटिव के तौर पर, या इवन लोग करेंसी पे भले ही ज्यादा भरोसा ना करें बट गोल्ड पे जरूर भरोसा कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड 1971 तक जो है वो यूज किया था, राइट। और इवन इन्फ्लेशन के टाइम पर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि ये बचाता है। डिमांड जो गोल्ड की जो होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है किस समय पर, इन्फ्लेशन के समय पर, मुद्रास्फीति के समय पर,
राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, राइट, क्योंकि ये वैल्यू है इसकी गोल्ड की। आप आज गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ समय बाद जो है ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, है ना। और ये लिमिटेड स्टॉक इसका हम लोग को देखने को मिलता है। तो एकदम से लोग बाग जो है वो जैसे ही महंगाई बढ़ती है उनका इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ जो है वो चला जाता है, राइट। तो ये चीज है। एंड इट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूट तो होगा नहीं है, राइट। और गोल्ड जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ करेंसी जो है उससे बेटर तरीके से वैल्यू जो है वो गेन करता है, राइट, फायदा करता है। जैसे आप गोल्ड में आज इन्वेस्ट करेंगे तो आज से 5-10 साल बाद आपको जो है वो डेफिनेटली फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब करेंसी की बात करें कि स्ट्रेंथ की, तो जब भी एक कंट्री इंपोर्ट करती है एक्सपोर्ट से ज्यादा, यानी कि अगर एक कंट्री डेफिसिट में है, राइट, गोल्ड इंपोर्ट डेफिसिट की बात करेंगे, जितना इंपोर्ट कर रही है और कम जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो कंट्री के लिए अच्छा है या बुरा है, ये चीज आप बताओ मुझे। एक कंट्री गोल्ड को इंपोर्ट करा रही है बहुत ज्यादा, जितना वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही उससे ज्यादा इंपोर्ट करा रही है, राइट, यानी कि ट्रेड डेफिसिट में है गोल्ड के, तो वो उस कंट्री के लिए अच्छा है या बुरा है? बताइए, कौन लिखेगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ फटाक से। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ। बोथ कैसे? आज के समय के हिसाब से बुरा है। क्यों? क्योंकि कंट्री क्या करेगी, अब वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, कम एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब बाहर फॉरेन कंट्री में उसको ज्यादा पैसे जो है वो देने पड़ रहे हैं, तो उससे उस कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, वो गिर जाएगी, राइट, इस चीज के चलते, क्योंकि वो बाहर जो है वो ज्यादा पैसा जो है वो दे रही है, तो उसकी डोमेस्टिक करेंसी गिरेगी। बट इन फ्यूचर जैसे ही वो गोल्ड के प्राइस हाई होंगे, तब उस समय ये क्या करेगी कंट्री, ये गोल्ड को एक्सपोर्ट करेगी और फिर जो उसने लॉस सहा था उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेगी। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो करंट में हमें देखने को मिलता है कि एक कंट्री के अंदर जो है वो नुकसान होता है। करंट सिनेरियो की अगर बात करें तो उस कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ट्रेड डेफिसिट के चलते उस कंट्री की खुद की जो करेंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती, गिर जाती है। बट इन फ्यूचर उस कंट्री को बेनिफिट मिलता है जब उस गोल्ड की वैल्यू बन जाती है और फिर जब वो सेल करती है या एक्सपोर्ट करती है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी बेसिक सी होनी चाहिए। अब मैं थोड़ी सी और डिटेल में जाऊंगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में आपको बताऊंगा, विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में। तो ये एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बाजार विकास संगठन है गोल्ड इंडस्ट्री का। और ये सभी पार्ट्स जो गोल्ड से जुड़े इंडस्ट्री के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड माइनिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सभी पार्ट्स को कवर करती है, सभी एरियाज को कवर करती है। ये फोकस करती है, इसका उद्देश्य ये है कि सोने की मांग को प्रोत्साहित करना, बढ़ाते रहना, कि सोने की डिमांड हमेशा बरकरार रहे और बनी रहे, राइट, और बढ़ती रहे सोने की डिमांड, राइट। और इसके अलावा इस एसोसिएशन में वो मेंबर कंट्री शामिल होती है जो कंट्री गोल्ड माइनिंग कंपनीज होती है और वो लीड कर रही होती है ग्लोबल लेवल पर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें कौन मेंबर्स होते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में? तो वो कंपनीज इसकी मेंबर्स होती हैं जो ग्लोबल लेवल पर गोल्ड के बिजनेस में लीड कर रही होती हैं, राइट, या गोल्ड माइनिंग कंपनीज जो लीड कर रही होती हैं वो इसकी मेंबर होती हैं। और इसके अलावा ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो हेल्प करती है अपने मेंबर्स को, सपोर्ट करती है कि माइनिंग जो हो गोल्ड की वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, राइट, और डेवलप करती है कॉन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड्स को, यानी कि एक कंट्री के अंदर गोल्ड का जो स्टैंडर्ड है वो दूसरी कंट्री से जो है वो बिल्कुल भी अलग ना हो या मिलता जुलता हो, 19-20 का उसमें जो है वो फर्क हो सकता है। तो उससे क्या रहेगा कि वो ऑथेंटिसिटी जो है वो बनी रहेगी, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गोल्ड जब जाएगा तो उस गोल्ड का बेसिकली ट्रस्ट जो है वो बना रहेगा। ट्रस्ट इन द सेंस लोकल करेंसी में उसको तुरंत क्विकली कन्वर्ट कराने का ट्रस्ट, राइट, यानी कि एक कंट्री से, जैसे लेट्स से इंडिया से गोल्ड जो है वो दुबई चला गया, तो वहां की लोकल करेंसी में गोल्ड मिलते सही तुरंत जो है वो कन्वर्ट हो सके, कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्टैंडर्ड्स रहे, राइट। तो इस पर मेनली टारगेट किया जाता है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर हम लोग को यूके में देखने को मिलता है। इसके ऑफिसेस इवन इंडिया में भी हैं, चाइना, सिंगापुर, जापान, यूएसए में भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस बताया जा रहा है कि केरल के अंदर बर्ड फ्लू के मामले काफी बढ़ गए हैं, काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और वहां की जो टीम है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टीम वो रिस्पॉन्स में जो है वो आ गई है, उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वहां की जो चिड़िया है जिनको बर्ड फ्लू है, जो पॉजिटिव आ गई है H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से,
तो उनको तुरंत जो है वो मारा जा रहा है और उनको अलग किया जा रहा है, राइट। तुरंत उनको शहर के बाहर जो है वो भेजा जा रहा है और सेफ तरीके से जो है वो उनकी डिस्पोजिंग जो है वो की जा रही है, राइट। जो अफेक्टेड जो चिड़िया हम लोग को या इन्फेक्टेड चिड़िया हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। तो ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा है। ये डिजीज जो है वो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है, जो कि वाइल्ड बर्ड्स में, जंगली चिड़ियों में जनरल तौर पर, नेचुरल तौर पर पूरे दुनिया भर में पाया जाता है। ये टाइप ए वायरस, इन्फ्लुएंजा टाइप, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। और सिम्टम्स की बात करें, माइल्ड टू सीवियर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि हल्के से लेकर गंभीर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी तक के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, राइट। बुखार आ जाना, हाथ पैर दर्द करना, तो इस तरीके की चीज है। और एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस जो होती है वो 2 प्रोटीन के ऊपर आधारित होती है, हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस ये 2 प्रोटीन्स के ऊपर आधारित होती हैं, हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, राइट, जिसे HA और NA से जो है वो मतलब रेफर किया जाता है। और अबाउट 18 हीमाग्लूटिनिन वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है या फिर उसके सबटाइप्स हैं, और 11 न्यूरामिनिडेज के सबटाइप्स हम लोग को देखने को मिलता है। काफी सारे कॉम्बिनेशन है इन दोनों प्रोटीन्स के, H7N2, H9H6, H17N10। तो आपको समझने वाली बात यह है कि कभी कभी ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जैसे कि H1N1 जो वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है, या फिर H5N2 वायरस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, या H5N1 वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये जो है वो पूछा जाता है कि इसमें H और N का क्या मतलब है, सीधे सीधे क्वेश्चन। तो H हीमाग्लूटिनिन और N न्यूरामिनिडेज, तो इसका मतलब ये है। तो ये 2 प्रोटीन्स हैं जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के नजर आते हैं। एंड बताया गया है कि एवियन और स्वाइन इन्फ्लुएंजा का जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमंस में भी रिपोर्ट किया गया है, यानी कि मनुष्यों में भी इसका संक्रमण की खबरें ऑलरेडी आई हुई हैं। और इन्फेक्शन काफी ज्यादा ये डेडली होता है। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है, 60% है, 60% इसकी मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जिसको ये इन्फेक्शन हुआ, जैसे लेट्स से कि 10 लोग को इन्फेक्शन हुआ, 10 में से 6 लोग की मौत हो जाती है। तो इतना हाई इसका मोर्टेलिटी रेट है, राइट। एंड मोस्ट कॉमन रूट जो इस वायरस का है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सीधे संपर्क के चलते जो है वो वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, राइट। क्या ये वायरस ह्यूमन को ट्रांसफर हो सकता है? तो क्या कि अभी नोन केसेस नहीं है, यानी कि अभी तक कोई पुख्ता हम लोग को केस नहीं मिला है H5N8 से रिलेटेड कि ह्यूमन को भी ये वायरस हुआ है। बट नहीं मिला है का मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग को एहतियात बरतने की आवश्यकता है, राइट, प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, राइट। और कहा जाता है कि जहां पर भी ये जो जानवर है जिनको मारा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इसमें एट दी एंड जैसे ही एक जानवर को, बर्ड को जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उसको मारना ही पड़ेगा, राइट। और उसको दवाई वगैरह देकर ठीक करने का अभी हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिला है, तो उसको मार दिया जाएगा और मारने के बाद उसको सेपरेट कहीं पर सेफली डंप किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। और जो भी लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे, इस जॉब में इन्वॉल्व रहेंगे डंपिंग के, तो जिस क्षेत्र में डंप किया जाएगा वहां पर प्रॉपर तरीके से जो है वो मतलब ये मान के चलिए कि वहां पर प्रॉपर तरीके से इनको जो कंटामिनेटेड जो एरिया है उसको डीकंटामिनेशन जो है वो इनको करना है। और साथ ही साथ जो जाएंगे डिस्पोज करने जो लोग होंगे, राइट, तो उनको भी तुरंत आइसोलेट करना है, राइट, कि वो लोग भी जो है वो और दूसरे लोगों से, जनता से ना मिले, कि बाई चांस गलती से ये वायरस अगर उन तक आ गया है, उनमें आ गया है, तो उनके थ्रू दूसरों में भी ना फैले, इसलिए ये स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, राइट। तो ये चीज है सिंपल सी, जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया, बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, तो अभी लगभग इस कानून को 2 साल हो चुका है, बट अभी तक कोई भी रूल्स जो है वो कानून से रिलेटेड नहीं आया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से रिलेटेड कोई अपडेट्स नहीं आई है, कोई रूल्स नहीं आई है। और अगर रूल्स नहीं जो डिक्लेयर किए जाएंगे, ऑफिशियली नहीं लाए जाएंगे, नोटिफाई नहीं किए जाएंगे सरकार के द्वारा, तो ये कानून जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। तो ये रूल्स कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको अब समझाता हूं।
गाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जानते हैं गाइस कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। दिल्ली में और भी काफी सारी स्टेट्स के अंदर रैलियां निकली हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इस कानून को लेकर, राइट। तो राइट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है गाइस ये नोटिफाई किया गया था 12 दिसंबर 2019 को और ये लागू हो गया था 10 जनवरी 2020 से। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है वो ये है कि रूल्स आर मैंडेटरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी न्यू और अमेंडेड लॉ एंड नॉर्मली फ्रेम्ड विद इन 6 months ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। तो देखो कोई भी कानून है, चाहे वो कानून नया हो चाहे वो कानून जो है वो संशोधित कानून हो, यानी कि किसी पुराने कानून को अमेंड किया जा रहा हो, राइट। तो इन दोनों में ही उस कानून को अगर लागू करना है, इनेक्ट करना है, तो बताया जाता है कि उसके लिए रूल्स बनाने बहुत जरूरी है कि किस रूल्स के तहत जो है वो कानून इनेक्ट होगा, लागू होगा प्रॉपर तरीके से, राइट। और बताया जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो ये पूरी रूल्स वगैरह जो है वो निकल जाते हैं, यानी कि रूल्स वगैरह पेश कर दिए जाते हैं 6 महीने के अंतर्गत। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। तो हालांकि ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आखिरी वाला ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। बाकी आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो किस कानून को अमेंड कर रहा है, ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, नागरिकता अधिनियम 1955 को अमेंड कर रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, याद रखना। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो 1955 जो है नागरिकता अधिनियम, उसमें बकायदा बहुत सारे तरीके मेंशन है कि कैसे कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो हासिल की जा सकती है, राइट। इट प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, राइट। तो भारत में जन्म के आधार पर वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज हम लोग को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखने को मिलती है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो ऑब्जेक्टिव ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कि इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करानी है माइनॉरिटीज को। ध्यान रखना, माइनॉरिटीज में हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस आ रहे हैं। आप बोलोगे सर ये माइनॉरिटीज में कैसे आ रहे हैं? तो माइनॉरिटीज में ये ऐसे आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इनकी माइनॉरिटीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सिटीजनशिप देना है ना। सिटीजनशिप तो बाहर की कंट्री के लोगों को दी जाएगी। तो बाहर की कंट्री में 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज में रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें हिंदू आते हैं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस आते हैं, तो इन 3 कंट्री में ये जो कम्युनिटीज रह रही हैं, इनको सिटीजनशिप देने को लेकर ये पर्टिकुलर कानून हमें देखने को मिल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 2019। तो आपको ये कम्युनिटी के नाम याद रखने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के नाम आपको याद रहने चाहिए। प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कि किन कम्युनिटीज को, किन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सिटीजनशिप देने की बात की गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन याद रखना। और ये 3 कंट्रीज के भी नाम याद रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन कंट्रीज में रहने वाली ये 6 कम्युनिटीज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको इंडिया की सिटीजनशिप देने को लेकर ये पर्टिकुलर कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमें देखने को मिला है। एंड दोज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हु हैड come to India till 31st December 2014 facing religious prosecution in their respective countries will not be treated as illegal immigrants but given Indian citizenship। मतलब कि इन समुदायों के अपने संबंधित देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पलायन कर चुके हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आ चुके थे, और क्यों आए थे? क्योंकि उनको उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, अब यहां पर वो कंट्री कोई भी हो सकती है, चाहे म्यांमार हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री हो, राइट। तो वहां से अगर कोई व्यक्ति, यानी कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगर वहां से अगर आ गई हैं इंडिया में इस ग्राउंड पर कि दूसरी कंट्री में जहां पर वो रह रहे थे, जहां की उनके पास सिटीजनशिप थी, तो वहां पर उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया,
और वो इंडिया आ गए, तो ऐसी कम्युनिटीज को भी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, इनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये वाला भी पॉइंट इसके अंदर मेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। और इस कानून के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है OCIs यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर सकती है केंद्र सरकार, राइट, कुछ आधारों पर यानी कि सर्टेन ग्राउंड्स पर। इसमें एक्सेप्शंस कुछ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एंड मेघालय बिकॉज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो छठे शेड्यूल में, यहां पर ये चीज ध्यान में रखना, आप ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि छठे शेड्यूल 6 शेड्यूल के अंदर कौन सा एरिया आता है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय। ATMM आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ATM मनी ऐसे करके शॉर्टकट से याद रखा करो, ATM मनी। तो A में मतलब आसाम, T यानी कि त्रिपुरा, M यानी कि मिजोरम और फिर एक और M यानी कि मेघालय, राइट। ATM मनी ऐसे करके आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये याद रहेगा कि छठे शेड्यूल के अंदर कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो ये 4 स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये ट्राइबल एरियाज हैं, तो इन पर ये कानून जो है वो अप्लाई नहीं होता है, राइट। एंड ऑल्सो एरियाज दैट फॉल अंडर द इनर लिमिट नोटिफाइड अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 विल ऑल्सो आउटसाइड द एक्ट्स परव्यू। तो ये वाला कानून उन एरियाज पर भी नहीं होगा जो एरियाज इनर लिमिट में हमें देखने को मिलते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के, राइट। तो ये भी इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन हम लोग को 2 देखने को मिल रहा है कि इन एरियाज पर ये वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ये लागू नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन यहां पर बताया गया है। इसके अलावा इश्यूज जो है वो इस कानून से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिले हैं, तो ये उल्लंघन कर रहा है किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक टेनेंट्स का, राइट। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है रिलीजन के आधार पर। अभी हमने क्या बात करी थी, इसके एक पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो भी कम्युनिटीज 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया आ चुकी हैं, अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से देश की हैं, बट वो अगर इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती होंगी, राइट, तो उनको तुरंत इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी। मतलब कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं जो लोग, तो उनको इलीगल इमिग्रेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। किस आधार पर, कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहां पर यह भी नहीं कहा गया कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मतलब किन देशों की हैं, ये 3 देश ही लागू होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें वो किसी भी देश से आए हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता। अगर वो ये 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये इस पर भी विरोध हो रहा है कि यार ये तो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स के साथ जो है वो डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को धर्म के आधार पर देखने को मिल रहा है। तो इस कानून का बेसिकली विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये डेमोग्राफिक थ्रेट के तौर पर भी हो सकता है इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक कोई एरिया है, ठीक है, यहां पर सिख रह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं सिख कम्युनिटी यहां पर रह रही है। अब बाहर से आने वाले यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली हिंदू कम्युनिटी को अगर अलाउ कर दिया जाता है कि वो आ जाएं, तो हिंदू कम्युनिटी अगर भारी मात्रा में आकर इस क्षेत्र पर अगर रहना शुरू कर दें, राइट, ज्यादा मात्रा में अगर हिंदू कम्युनिटी आई और इस क्षेत्र पर रह लेंगी, तो यहां पर इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर, इस डेमोग्राफी रीजन पर क्या होगा, अभी तक सिख मेजॉरिटी में थे बट हिंदू आकर भर जाएंगे तो क्या होगा, सिख जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि सिख के नंबर्स हम लोग को यहां पर कम फिर देखने को मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल परसेंटेजेस की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर कम नहीं होंगे क्योंकि नंबर तो वही रहेंगे ना, बट मतलब बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है जैसे कि 500 सिख लोग जो है वो यहां पर रह रहे हैं, और अगर मान लेता हूं मैं कि 1500 हिंदू लोग आ गए, राइट, इस जगह पर, या फिर चलो 600 हिंदू लोग आ गए इस जगह पर, या फिर चलो 500 ही क्यों ना आ गए, तो भी तो कहीं ना कहीं इनका जो इस क्षेत्र पर जो इस इंडिजीनियस कम्युनिटी जो हुआ करती थी, रहती थी इस क्षेत्र पर, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको तो खतरा है ही, क्योंकि बाहर से दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ गई। अब देखो, अब वो कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो कि इस 6 कम्युनिटी में हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वो कहीं पर भी आ जाए। या फिर अगर मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में मुस्लिम्स रह रहे हैं, राइट, और बाहर से कोई और दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ गई और उन्होंने इस क्षेत्र पर जो है वो रहना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो थे उनको फिर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। क्योंकि देखो, कुल मिलाकर किसी भी क्षेत्र पर रहने वाले जो लोग होते हैं, राइट, वो क्षेत्र उनके
ट्रेडिशन और उनके कल्चर से भी जुड़ा होता है। तो इसलिए ये वाली बात भी हमेशा कही जाती है कि किसी क्षेत्र में अगर किसी कम्युनिटी अगर कम होगी तो उसके ट्रेडिशन और उसके कल्चर्स भी कम होते जाएंगे और लुप्त होते जाएंगे, राइट। तो ये काफी सारी हमारी कंट्री में वैसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस और कल्चर्स लोग फॉलो करते हैं, राइट। अलग अलग प्रकार के काफी सारे शेड्यूल्ड एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, शेड्यूल्ड मतलब कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वेरियस कम्युनिटीज हैं, राइट। बट यहां पर प्रोटेक्शन तो हालांकि ATMM को मिल गई है, यानी कि ये 4 स्टेट्स को प्रोटेक्शन मिल गई है कि यहां पर ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इसके अलावा दूसरी स्टेट्स में प्रोटेक्शन नहीं। बट हमारी कंट्री में और भी जगह हैं जहां पर इंडिजीनियस कम्युनिटीज रहती हैं, तो उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो ये वाली चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, राइट। कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में भी आएगा और इवन आपसे पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इट मेक्स इलीगल माइग्रेंट्स एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में ये वाली चीज मेंशन थी, राइट। और ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है। तो और इवन वहां पर गारंटी दी जाती है कि रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स का क्लियरली उल्लंघन ये बता रहा है ये कानून। इसके अलावा इट अटेम्प्ट्स टू नेचुरलाइज द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन रीजन। तो जो इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो ऑटोमेटिकली इस कानून के थ्रू जो है वो उनके पास नेचुरल सिटीजनशिप जो है वो उनको मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा इट अलाउज कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अ वाइड ग्राउंड दैट मे कवर अ रेंज ऑफ वायलेशन इंक्लूडिंग माइनर ऑफेंस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा भी अगर अपराध कर देता है तो उसका OCI जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली बात यहां पर कही गई है। तो ये सब इश्यूज है जो जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस एक विधेयक, एक बिल हमें देखने को मिला था जो लाया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है और जो CBI के जो चीफ है, प्रमुख जो है, इनके टेन्योर को बढ़ाने से रिलेटेड था। कोई मुझे बता सकता है कि आज की डेट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI का टेन्योर कितना है, टोटल टेन्योर कितना है, बताइए। तो काफी सारे लोग लिख देंगे कि टोटल टेन्योर 5 सालों का है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। आप बोलोगे सर कैसे गलत होगा, बिल तो लाया है, अभी तो सरकार इसी पर एक्शन ले रही है। मैं आपको समझा देता हूं। ये टोटल जो टेन्योर है, जो फिक्स्ड जो टेन्योर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ का और CBI के चीफ का, वो 2 साल का है। याद रखना, बिल लाया जा रहा है इनको एडिशनली 1-1 साल करके बढ़ाने का, 1+1+1, टोटल 5, मैक्सिमम 5 इयर्स तक। मतलब बिल ये कह रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 साल तक तो अपनी पोजीशन पर रहेंगे, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो चीफ है या CBI के चीफ है, हेड जो है, 2 साल तक तो इस पोजीशन पर रहेंगे। बट अगर सरकार चाहे तो 1-1 साल करके उनके टेन्योर को टोटल 5 इयर्स तक जो है वो बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। और यही एक चीज है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक सिंपल सा मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। CBI से रिलेटेड कौन सा कानून है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड कौन सा कानून है, यानी कि ये बिल कौन से कानून को अमेंड कर रहा है ये चेंजेस लाने के लिए। ये बताइए आप मुझे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस कानून के तहत ऑपरेट करती है, CBI किस कानून के तहत ऑपरेट करती है। ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, राइट, इसका आंसर। और बाकी इस टॉपिक के अंदर सिंपल सी चीज सिर्फ यही बस आपको ध्यान में रखनी है कि CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ का टेन्योर कोई 5 साल नहीं हुआ है बिल के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि 5 साल हो गए। 5 साल नहीं हुआ है, 2 साल ही है। बट सरकार के पास अब पावर है इस बिल के थ्रू कि उसको ये 1-1 साल करके जो है वो इंक्रीज करेंगे, 2+1+1+1, अगर ये चाहे तो, अगर सरकार चाहे तो। दिस इज द थिंग, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस।